प्रमुख संविधान संशोधन। आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत होता है? तो संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में दो प्रकार के संशोधन होते हैं। पहला होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा होता है संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन। और राज्य विधानमंडल जो है कितने राज्यों का? आधे राज्यों का, नोट कर लें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से संविधान संशोधन की, संविधान में कितनी प्रक्रियाएं हैं? तो आंसर होगा 3 प्रक्रियाएं। अगर पूछता है अनुच्छेद 368 तो आंसर होगा 2 प्रकार के संशोधन, नोट कर लें। संविधान में वर्तमान में 2023 में आखिरी 106 संशोधन हुआ है। उसके बाद अभी तक सितंबर चल रहा है 2025, कोई नया संशोधन नहीं हुआ है। तो संविधान का पहला संशोधन देखिए। पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1951 में पारित हुआ, नोट कर लें। 1951 में संविधान में पहला सुधार संशोधन हुआ था। 3 महत्वपूर्ण बातें देखिए। राज्य को सामाजिक, आर्थिक एवं पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। दूसरा देखिए, भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। तीसरा देखिए, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। तो संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ है। 3 महत्वपूर्ण बातें देख लिए। सेकंड देखिए, दूसरा संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1952 में पारित हुआ। लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7.5 लोगों से अधिक किया गया, नोट कर लें। ठीक है। लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें एक लोकसभा सदस्य के लिए कितने लोगों का? 7.5 लाख लोगों से अधिक का होना क्या है? जरूरी है, आवश्यक है। तीसरा देखिए, तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1954 में पारित हुआ। संसद को खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कपास, कपास के बीज एवं कच्चे जूट के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोकहित में शक्तिशाली बनाया गया, नोट कर लें। किसको? संसद को। ठीक है। फिर देखिए इंपोर्टेंट 7वां है। ठीक है, 7वां इंपोर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 7वां संविधान संशोधन आप देख रहे हो 1956 में हुआ था। 2 या उससे अधिक राज्यों के मध्य सामाजिक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है। तो भैया इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, तीनों का एक उच्च न्यायालय कौन सा? चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, नोट कर लें। दूसरी बात, 7वें संविधान संशोधन में 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों को स्थान दिया गया। ठीक है। राज्यों के जो 4 वर्ग होते थे उनको समाप्त कर दिया। सीधा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बना दिया, उच्च न्यायालय, प्लस में 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों का स्थान इसमें रख दिया। संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में भी क्या किया गया? विस्तार किया गया। 7वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है, नोट कर लें। 9वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1960। भारत पाकिस्तान समझौता 1958 के अनुसार पाक को बेरुवाडू संघ, बेरुवाडू संघ कहाँ है? पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल के भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण किया गया, नोट कर लें। 10वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1961। दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ना, कौन सा संविधान संशोधन? 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। 12वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है। तो गोवा व दमन एवं दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए, ऐसे याद रखना है। ठीक है। दादा की हवेली कितने मंजिल है? तो दादा की हवेली 10 मंजिल है। +2 में पढ़ रहा है, मन जाने का कर रहा है गोवा, ऐसा नहीं होता, +2 के बाद देख लेना। तो गोवा का कौन सा संविधान संशोधन? 12वां। 13वां संविधान संशोधन, 13 साल के बच्चे को नाग ने काट लिया। 13वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1962 में हुआ। नागालैंड को राज्य का दर्जा एवं इसके लिए विशेष उपबंध बनाए गए, कौन सा? 13वां संविधान संशोधन, नोट कर लें। 14वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1962 में। ठीक है। पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है। 14वां संविधान संशोधन, ऐसे याद रखना है। चेरी को देखना है, चेरी को। चेरी 140 रुपया किलो है, तो
140 में से 14 आ गया, ठीक है, ऐसे याद रखना है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, पुडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी कौन सा है? 14वां संविधान संशोधन। और पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हुआ 1962 में। नोट कर लें, 14वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन 1963 में पारित हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति काम करने की जो आयु है वो 60 साल से बढ़ा के कितने साल कर दी? 62 साल कर दी गई, ठीक है। 15वां संविधान संशोधन, तो नोट कर लें सभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967। सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। पहले भाषा कितनी थी? 14, और सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वीं भाषा, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, नोट कर लें। कौन सा है? 21वां 1967। तो 15वीं भाषा जुड़ गई है सिंधी, 21 रुपये का प्रसाद बांट दो, ठीक है। 15वीं भाषा सिंधी जुड़ गई है, तो 21वां संविधान संशोधन, ऐसे याद रखेंगे। 22वां संविधान संशोधन 1969, असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण हुआ, ठीक है। मेघालय का निर्माण हुआ है भैया, ठीक है। मेघ हैं, कितने मेघ हैं? 2 मेघ हैं, 2 मेघ हैं, मतलब 22वां संविधान संशोधन 1969 में पारित हुआ। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1971 में पारित हुआ था। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारतीय संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकता है, मूल अधिकार का भी संशोधन कर सकता है, संसद को यह अधिकार है। तो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ संशोधन कौन सा है? 24वां संविधान संशोधन टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ऐसे याद रखना है। 25वां संविधान संशोधन देखिए, 1971 में पारित हुआ। संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती हो गई। संपत्ति के मूल अधिकार में क्या हो गई? मौलिक अधिकार में कटौती हो गई। 25वां, ठीक है भाई। संपत्ति कितने कितने करोड़? 25 करोड़ लोगों के पास पैसा हो रहा था, तो संपत्ति के मूल अधिकार में क्या कर दी? कटौती कर दी। तो 25 करोड़ से 25वां संविधान संशोधन 1971 याद रखना है। 26वां संविधान संशोधन, ठीक है, प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासनों के विशेषाधिकार क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए, ठीक है। कोई भी स्पेशल 26 नहीं छोड़ा, सबके अधिकार ले लिए, तो ऐसे याद रखना है। तो सभी प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेष अधिकार समाप्त कर दिया, कोई भी स्पेशल नहीं छोड़ा। और स्पेशल 26 आपने सुना है, तो 1971 26वां याद रखें। 28वां संविधान संशोधन ऐसे याद रख लें, ICS अधिकारियों से संबंधित है। किससे है? ICS अधिकारियों से। कब हुआ था? 28वां 1972। ICS अधिकारियों के लिए विशेष अधिकार समाप्त कर संसद को उनकी सेवा शर्तें तय करने का अधिकार दे दिया गया। 28वां संविधान संशोधन ICS से जुड़ा है, ऐसे याद रखना है। 31वां संविधान संशोधन 1972, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 545 कर दी। तो 525 से बढ़ाकर 545 लोकसभा सदस्य बनेंगे। तो लोकसभा सदस्य क्या 31 रुपये का प्रसाद बिटवा रहे हैं कि हम लोकसभा बन जाएंगे अब एक्स्ट्रा 25 से 45, ठीक है, एक्स्ट्रा बनेंगे अब लोकसभा, तो 31 रुपये का प्रसाद बंटवा दो, ठीक है। उसके बाद 32वां संविधान संशोधन 1973 किस वर्ष पारित हुआ? 1973 में अधिनियम लागू हुआ। 32वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा और संतुष्टि का उपबंध, जो आकांक्षाओं से जो संतुष्टि मिल सकती है उस पर उपबंध ध्यान दिया गया। 32वां संविधान संशोधन 1973 किस क्षेत्र पर? तेलंगाना, ठीक है। तेल कितने रुपए किलो? 32 रुपये किलो, ठीक है, लीटर में होता है वैसे, 32 रुपये लीटर याद रखना है। तेल कितने रुपये लीटर? 32 रुपये लीटर। 34वां संविधान संशोधन 1974, 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 20 भू सुधार और भू पट्टेदारी अधिनियम शामिल किए गए। 34वां, पहला भूमि से है और 34वां भूमि से है, ऐसे याद रखना है। 35वां संविधान संशोधन 1974, सिक्किम राज्य की संरक्षण व्यवस्था बर्खास्त एवं सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बन गया है। सिक्किम क्या बन गया है? भारतीय संघ का सहयोगी राज्य। सिक्किम राज्य के भारतीय संघ में जुड़ने की सेवा शर्तों हेतु 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में
जोड़ दिया गया है। ठीक है, नोट कर लें। 36वां संविधान संशोधन, 35-36 किससे जुड़े हैं? सिक्किम से, ऐसे याद रखना है। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची जो 35वें संविधान संशोधन में थी उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। नोट कर लें, 35वें संशोधन में 10वीं अनुसूची और 36वें में उसको समाप्त कर दिया। राज्य दोनों सिक्किम में। नोट कर लें। 38वां संविधान संशोधन 1975 राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैरवाद योग्य घोषित। ठीक है, और घोषणा शक्ति प्रदान कर दी। घोषणा शक्ति प्रदान कर दी और राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा गैरवाद योग्य घोषित कर दी। नोट कर लें। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबंधी विवादों का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण करेगा। यानी न्यायालय के क्षेत्रकार से बाहर कर दिया इन लोगों को संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण इनका क्या करेगा? निर्धारण करेगा इनके विवादों का। ठीक है, तो कौन सा है? 39वां है। ठीक है, अपनी सेफ्टी नेताओं ने किसमें? 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। नोट कर लें, ऐसे याद रखना है, याद रखने का तरीका है। 41वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ। राज्य के लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से कितने वर्ष कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। 41वां संविधान संशोधन 1976 राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां 1976 में लघु संविधान के नाम से इसको जाना जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया था। किस संविधान संशोधन ने? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने, जो किस वर्ष पारित हुआ? 1976। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, इंपोर्टेंट पहली बात है। और भाग 4 के में मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4 के में है। ठीक है, और मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, मूल संविधान में 10 थे और वर्तमान में मौलिक या मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। नोट कर लें। भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्दों को जोड़ा गया। वन तथा शिक्षा विषयों को राज्य सूची से किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। तो संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कौन सा? 42वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह लेनी पड़ेगी, बाध्य कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में पारित हुआ। जनता सरकार द्वारा 1976 में 42वें संशोधन के मामलों को रद्द करने, कुछ मामलों को रद्द करने के संदर्भ में 43वां भी और 44वां दोनों इसी बात से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो जनता सरकार द्वारा 1976 में 42वें में संशोधन हुए थे तो उसमें कुछ मामलों को रद्द करने के लिए आया था 43वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। नोट कर लें। ठीक है, बिल्कुल। न्यायिक समीक्षा और रिट जारी संदर्भ में जो कुछ मामले उनमें न्यायिक समीक्षा है और रिट जारी के संदर्भ में न्याय क्षेत्र पुनः संयोजन कर दिया गया। ठीक है, पुनः संयोजन कर दिया गया, उसमें फिर से बदलाव कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष? 1978। 42वें मामले के कुछ जो मामले हैं उनके संदर्भ में आया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर क्या कर दिया? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको हटा के कानूनी, इस मात्रा को सही कर लें, कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह प्रयोग हुआ। तो आंतरिक अशांति शब्द की जगह क्या यूज किया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज किया गया। किसके? राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में। और अनुच्छेद 20-21 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता, ये भी किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 आया राम गया राम दल बदल। ठीक है, पलवल हरियाणा से ग्यालाल जी थे, आया राम गया राम। ठीक है, वो दल बदल रहे थे तो एक कानून आया था संशोधन के तहत। 52वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा हुआ है। दल विरोधी कानून से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, शामिल की गई थी।
संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य निरंकुश हो सकते हैं। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985, डेट भी याद रखनी है 1985, किससे? दल विरोधी से। और अनुसूची कौन सी शामिल हुई? 10वीं। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से है, ये भी याद रखना है। 48वां संविधान संशोधन 1984, पंजाब में राष्ट्रपति को ऐसे विस्तार हेतु 2 विशेष शर्तों को पूरा किए बिना 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जाना, उसके लिए 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 में पारित किया गया। नोट कर लें। 49वां संविधान संशोधन 1984, त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मंजूरी मिल गई। तो स्वायत्त जिला परिषद त्रिपुरा को 49वां संविधान संशोधन मंजूरी मिल गई। 53वां संविधान संशोधन किस वर्ष? 1986, मिजोरम के लिए एक उपबंध किया गया और विधानसभा में न्यूनतम जो सदस्य हैं उनकी व्यवस्था की गई, कितने? 40 सदस्यों की। और मिजोरम के लिए विशेष उपबंध कौन से? 53वें में। नोट कर लें। 54वां संविधान संशोधन 1986, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी। तो 54वां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी से है। और भविष्य में संसद को साधारण विधि द्वारा इनके जो वेतन है उसमें बदलाव, बढ़ोतरी या घटाना, उसका परिवर्तन का अधिकार संसद को साधारण विधि द्वारा दे दिया गया भविष्य के लिए। अपनी सेफ्टी, बढ़ोतरी इनकम की, ऐसे याद रखना है। कौन सा? 54वां संविधान संशोधन। उसके बाद याद रखने का ये तरीका है। उसके बाद 58वां संविधान संशोधन 1987, हिंदी भाषा के अंतर्गत संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया एवं संविधान के हिंदी पाठ समान विधिक मान्यता दी गई। तो हिंदी से जुड़ा हुआ है 58वां संविधान संशोधन, याद रखना है, इम्पोर्टेंट। 61वां संविधान संशोधन 1989, 89 मतलब 89। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान करने की आयु 21 वर्ष की जगह कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष? 1991 में पारित हुआ। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR घोषित किया गया एवं दिल्ली हेतु 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। तो दिल्ली से जुड़ा हुआ है 69। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया और विधानसभा के लिए 70 सदस्यीय व्यवस्था बनाई गई और सदस्यीय मंत्री परिषद कितना? 7। नोट कर लें, दिल्ली से जुड़ा है 69वां। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1992 में पारित हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है। 4 भाषाएं नहीं, सॉरी, 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं शामिल की गई हैं, 3 भाषाएं। ठीक है। 71वां याद रखें, नेपाली 71 याद रखें, नेपाली 71, कितने साल के? 71 साल के हैं नेपाली, ऐसे याद रखें। 73वां संविधान संशोधन 1992 में अधिनियम पारित हुआ। संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई और किससे जुड़ा है 11वीं अनुसूची? पंचायती राज जो है वो संवैधानिक स्थिति में आ गया। ठीक है। पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें, ठीक है, ये मात्रा नहीं है आदि, मदें होता है, 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1992, संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई और शहरी स्थानीय निकाय क्या? संवैधानिक स्थिति में आ गया। ठीक है। नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदें 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ठीक है, याद रखें, 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकाय, 74वां संविधान संशोधन, और दोनों 1992 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 80वां संविधान संशोधन कौन सा? 80 2000 में हुआ था। 80 2000 सीधा है 00। 80 2000 केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की व्यवस्था की गई। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व यानी धन जो होता है उसकी व्यवस्था, और 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह किया गया था 2000 में। केंद्रीय कर और शुल्क कर को जोड़कर राज्यों को कितना दिया जाएगा? 29% दिया जाएगा। 80वां संविधान संशोधन 2000। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर
2026 तक रोक, यानी 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी, उतनी ही रहेंगी। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हेतु निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 21 के में, नोट कर लें। प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें। 91वां संविधान संशोधन 2003, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या है लोकसभा के कुल सदस्यों की कितना परसेंट? 15% से अधिक नहीं हो सकती, 15% ही मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। जो सेंटर में सरकार बन रही है, केंद्र में, उसमें प्रधानमंत्री को ऐड करके जोड़ के लोकसभा में जो कुल सीट हैं या सदस्य हैं उनकी संख्या का कितना? मैक्सिमम अधिकतम 15% ही मंत्री बन सकते हैं, नोट कर लो। यही सेम बात राज्य के मुख्यमंत्री सहित राज्य की विधानसभा पर है। कुल सदस्य संख्या का 15% से कम नहीं होगा, 15% मंत्री, और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 रख दी गई है, इससे कम मंत्री नहीं बनेंगे, नोट कर लें। 92वां संविधान संशोधन 92 कब हुआ? 2003 में हुआ। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा यहाँ हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा शामिल की गई, और इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। 22 कौन सी भाषा? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा। 93वां संविधान संशोधन 2005 में, 92 2003, 93 2005, राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण करने के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति है, ठीक है। तो शैक्षणिक संस्थाओं में SC ST को विशेष उपबंध कौन सा? 93वां अनुच्छेद 2005। कौन सा संशोधन? 93वां संविधान संशोधन, ना कि अनुच्छेद, ठीक है। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, उड़िया जो है उसको उड़िया बनाया गया अंग्रेजी भाषा में, और 8वीं अनुसूची में ये किया गया, नोट कर लें। 97वां संविधान संशोधन 2011, सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। जो सहकारी समितियां हैं वो संविधान के अंतर्गत आ गई। कौन सा संविधान संशोधन? 97वां संविधान संशोधन 2011। 99वां संविधान संशोधन 2014, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया गया, ठीक है। इसकी स्थापना की गई। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन। और 1 साल बाद 14 में हुआ है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित। उसके 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। फिर से क्या चलता है? कॉलेजियम प्रणाली चलती है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से होती है? याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, संविधान संशोधन 99, और प्रणाली कौन सी है? कॉलेजियम प्रणाली, नोट कर लें। 100वां संविधान संशोधन 2015 में पारित हुआ। भारत का कतिपय भूभाग का अधिग्रहण तथा कुछ अन्य भूभाग का हस्तांतरण बांग्लादेश को दिया गया। 100वां भारत बांग्लादेश से कौन सा संविधान संशोधन? 100वां भारत द्वारा कतिपय भूभाग, और किससे है? भूभाग से है, ठीक है, नोट कर लें। 3 बीघा गलियारा भी पड़ा होगा, वो भी भारत बांग्लादेश। 101वां संविधान संशोधन 2016 में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर GST कब शुरू हुई? 1 जुलाई 2017, ठीक है। अनुच्छेद 279A1 में अधिनियम 2016 से GST, और GST परिषद 279A2 में है, ठीक है। ये आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। राष्ट्रीय स्तर पर GST 1 जुलाई 2017, और पहला राज्य असम, 12 अगस्त 2016 GST लागू करने वाला पहला राज्य असम है। 12 अगस्त 2016 अधिनियम पूछे तो 2016, और राष्ट्रीय स्तर पर पूछे तो 1 जुलाई 2017, ठीक है, नोट कर लें। सभी बातें क्लियर हैं। 102वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 2018 में पारित हुआ 102वां।
102वां कब हुआ? 2018 में पारित हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसका संविधानिक स्थिति प्रदान की गई, संवैधानिक बना दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। कौन सा? 2वां संविधान संशोधन 102वां 2018। 103वां संविधान संशोधन 2019। EWS बोलते हैं जिसको आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं जिसको। EWS को 10% तक का आरक्षण का क्या है? प्रावधान है। और परिवार सालाना आय कितनी होती है EWS बनाने के लिए? परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। सेंटर में, केंद्र में भी, और अगर राज्यों की बात करूं हरियाणा है तो उसमें भी 8 लाख से कम पे बन जाता है। ठीक है, और सभी राज्यों का, राजस्थान में भी 8 लाख, ऐसे जिस राज्य से जो स्टूडेंट है वो अपनी अकॉर्डिंग देख ले। 104वां संविधान संशोधन 2019। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया, और 10 वर्ष 20 से 30। ठीक है, तो 10% जो 10 वर्ष जो SC ST का आरक्षण है, जो भी उनका आरक्षण है परसेंट, उसको रेगुलर 10 वर्ष के लिए उसका टाइम पीरियड अवधि बढ़ा दी गई। और कब तक? 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। कौन सा संशोधन? SC ST से जुड़ा हुआ आरक्षण से। 104वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 101वां भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है GST। ठीक है, और 105वां संविधान संशोधन देखिए, 105वां संविधान संशोधन, इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 105वें को, तो 18 अगस्त 2021 को मिली थी राष्ट्रपति की मंजूरी। राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक भी कैसा? आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को। तो भैया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्या शब्द है? SEBC, SCBC नहीं है, SEBC है, निर्दिष्ट करने की शक्ति बहाल की गई। तो नोट कर लें, 105वां राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 18 अगस्त 2021। किससे संबंधित है? राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने की शक्ति बहाल की गई। ठीक है, राज्यों को पावर मिल गई। नोट कर लें 105वां संविधान संशोधन। कहने का मतलब ये 102वें संविधान के प्रभाव को क्या करता है? निष्प्रभाव करता है। 102 के प्रभाव को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो संवैधानिक स्थिति है उसको क्या करता है? निष्प्रभाव करता है। ठीक है, तो आखिरी है 106 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 2023 के बाद संविधान में अभी कोई नया संशोधन नहीं हुआ है। 106 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुए हैं, नोट कर लें। आखिरी है, लास्ट है 106वां। 2023 में इस संविधान संशोधन अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 106वां 2023। तो इसको राष्ट्रपति की मंजूरी यहाँ देख लो, यहाँ पे है वो राष्ट्रपति की मंजूरी 28 सितंबर 2023 को मिली थी। नोट कर लें किसको? 106वें को, और 105वें को 18 अगस्त 2021, दोनों याद कर लें। 106वां नारी शक्ति से है। ठीक है, महिलाओं से संबंधित है। 1/3 सीटों पर क्या? आरक्षण। 1/3 सीटों पर क्या? आरक्षण। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं इसको। लोकसभा हो चाहे राज्य विधानसभा हो या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा हो, तो क्या 1/3 यानी 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षण है, आरक्षित कर दी गई हैं। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप जाना है। 2 से 3 घंटे में PDF अवेलेबल हो जाएगा। और महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, बहुत ही शानदार स्टैटिक GK का टॉपिक आपने कवर किया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। भारत के उच्च न्यायालय आज एक और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक GK का टॉपिक कवर करेंगे। वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है 25, यानी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस भाग में आते हैं? तो भाग 6 में आते हैं और अध्याय 5 में आते हैं और आर्टिकल अनुच्छेद 214 से 231। राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद 216, नोट कर लें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217, आर्टिकल 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन अनुच्छेद 221 में है। वेतन किस में है? अनुच्छेद 221 में, नोट कर लें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो अनुच्छेद 217(1) में है। ठीक है, और 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में। जो आयु है सेवानिवृत्ति की वो कितनी है? 62 वर्ष है। पहले कितनी थी? 60 वर्ष।
नोट कर लें। और 7वां संविधान संशोधन 1956 भी किससे जुड़ा है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय होगा। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल अनुच्छेद 231 में यही बात। जैसे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, नोट कर लें। पहला देखिए उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। तो फर्स्ट देखिए 1862 में 3 बने थे, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे 3 उच्च न्यायालय बने थे, नोट कर लें। कब? 1862 में। अधिनियम कौन सा था तीनों में? 1861 का अधिनियम था, नोट कर लें। अधिनियम 1861 से और बने 62 में थे। तो कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय है वो 1 जुलाई 1862, बॉम्बे में जो उच्च न्यायालय है वो 14 अगस्त 1862 और मद्रास में जो उच्च न्यायालय है वो 26 जून 1862, नोट कर लें। ठीक है। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता देखेंगे। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता देखिए, कोलकाता में आता है पश्चिमी बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये आता है। ठीक है। कोलकाता में मुख्य पीठ क्या है कोलकाता उच्च न्यायालय की? तो कोलकाता है। खंडपीठ क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश TM शिवगमन है। और पहले कौन थे? फर्स्ट जो थे पिकॉक थे, नोट कर लें। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश पिकॉक थे और वर्तमान में कौन है? TM शिवगमन है, नोट कर लें। बॉम्बे हाई कोर्ट, इसमें जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता आता है महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीप, ये सब आते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। मुख्य पीठ मुंबई है। नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद इसकी खंडपीठ है। और आलोक आदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। और पहले न्यायाधीश कौन थे? मैथ्यू रिचर्ड थे, नोट कर लें पहले न्यायाधीश। मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है, नोट कर लें। तमिलनाडु और पुदुचेरी आते हैं राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में। और मुख्य पीठ चेन्नई है और खंडपीठ मदुरई है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में KR श्रीराम है। और पहले कौन थे? कॉलमैन थे। कौन थे? कॉलमैन। देखिए इलाहाबाद, ठीक है, वैसे फोर्थ पे है, 3 एक साथ बने हैं तो सेकंड पे है। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी, नोट कर लें। आगरा में हुई थी, ये बात नोट कर लें। ठीक है। 1866 में 17 मार्च को। अधिनियम 1861 से कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी, नोट कर लें। इलाहाबाद में कब आया? 1869 में इलाहाबाद में आया था। जब आगरा में हुई थी, जब आगरा उत्तर पश्चिम प्रांत का ये कोर्ट था, नोट कर लें। और प्रयागराज में जो है इसका क्या है? मुख्य पीठ है। 11 मार्च 1919 को इसको नाम मिला था क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये भी बात, नाम कब मिला था? 11 मार्च 1919। और इलाहाबाद में स्थानांतरित कब हुआ? 1869। जो पूछा जाए वही आंसर करना है। और खंडपीठ क्या है? लखनऊ है। मुख्य पीठ प्रयागराज है। अरुण भंसाली इसके क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। और पहले कौन थे? वाल्टर मॉर्गन थे, नोट कर लें। 5वां देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना 1884, ठीक है। और नोट कर लें जो इसका राज्य क्षेत्रीय है वो क्या है? कर्नाटक है। और मुख्य पीठ क्या है? मुख्य पीठ बेंगलुरु है। धारवाड़ और गुलबर्ग क्या है इसके? देखिए धारवाड़ और गुलबर्ग क्या है इसके? खंडपीठ है। क्या है? खंडपीठ है। और वल्लूर कामेश्वर वर्तमान में इसके क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के। ठीक है। छठा देखिए पटना। पटना हाई कोर्ट की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। बिहार इसका क्या है? राज्य क्षेत्रीय अधिकार है बिहार। और पटना क्या है? मुख्य खंडपीठ है। पटना क्या है इसकी? पटना खंड मुख्य पीठ है। और खंडपीठ क्या है? खंडपीठ नहीं है। और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपुल मनु भाई हैं। पटना हाई कोर्ट के, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकार में आते हैं। और गुवाहाटी इसकी क्या है? गुवाहाटी इसकी मुख्य पीठ है। और खंडपीठ क्या है इसकी? कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर। और सबसे ज़्यादा खंडपीठ किसकी हैं? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। सबसे ज़्यादा खंडपीठ कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर 3 है किसकी? तो आपका आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लानू सुंगल कम जामिर है, नोट कर लें। 8वां देखिए उड़ीसा। उड़ीसा में उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई। और राज्य क्षेत्र क्या आता है? राज्य क्षेत्रीय, तो उड़ीसा आता है। ठीक है। और इसका जो है कटक क्या है? कटक इसका मुख्य पीठ है। और खंडपीठ नहीं है। इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हरीश टंडन है। 9वां आता है राजस्थान। राजस्थान में हाई कोर्ट की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी। राज्य क्षेत्रीय क्या है? राजस्थान है।
और इसके अलावा जोधपुर क्या है, इसका मुख्य पीठ है, और खंडपीठ क्या है, जयपुर है। ठीक है, इसके वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट के, तो कथपली राजेंद्र श्री राम है, नोट कर लें। 10वां देखिए, 10वां है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1928 में, और इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। मुख्य पीठ में श्रीनगर और जम्मू है, नोट कर लें, इंपोर्टेंट। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली हैं, किसके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के। 11वां है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना 1956 में, इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में मध्य प्रदेश आता है। मुख्य पीठ में जबलपुर है, और खंडपीठ में ग्वालियर और इंदौर आते हैं, और मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, संजीव सचदेव है, नोट कर लें। 12वां आता है केरल, केरल में उच्च न्यायालय की स्थापना 1956, केरल लक्षद्वीप इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में आते हैं, और मुख्य पीठ कोच्चि है। ठीक है, केरल हाईकोर्ट की मुख्य पीठ क्या है, कोच्चि है, और मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, नितिन मधुकर हैं। गुजरात, गुजरात में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना 1960 में हुई। ठीक है, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में गुजरात आता है, मुख्य पीठ में अहमदाबाद आता है, और बीरेन ए वैष्णव इसके क्या है, बीरेन ए वैष्णव इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली में उच्च न्यायालय बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी स्थापना 1966, और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में कौन आते हैं, एनसीटी दिल्ली आता है, मुख्य पीठ नई दिल्ली है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय हैं, और पहले न्यायाधीश के.एस. हेगड़े थे, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं के.एस. हेगड़े, पहले दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय आता है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक कॉमन राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता हाईकोर्ट है, और मुख्य पीठ इसका चंडीगढ़ है। इसके जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो शील नागू हैं, और पहले कौन थे, सर सादी लाल थे, सर सादी लाल थे, नोट कर लें। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना 1971। ठीक है, इसके राज्य क्षेत्रीय में आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका शिमला क्या है, इसका शिमला इसका मुख्य पीठ है, शिमला क्या है, इसका मुख्य पीठ है, और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, हिमाचल हाई कोर्ट के, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के गुरमीत संधावालिया हैं, संधावालिया हैं, या और लगा लो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 17वां सिक्किम हाई कोर्ट, तो सिक्किम हाई कोर्ट सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975, सिक्किम इसका क्या है, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है। ठीक है, इसके बाद गंगटोक क्या है, इसका गंगटोक है, इसका मुख्य पीठ क्या है, मुख्य पीठ इसका गंगटोक है, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, विश्वनाथन। ठीक है, सोमादेर जिसको हैं उसके मुख्य न्यायाधीश हैं। 18वां छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना 2000, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, और जो इसका क्या है, जो मुख्य पीठ है क्या है, मुख्य पीठ है वो क्या है भैया, देखो मुख्य पीठ छत्तीसगढ़ का क्या है, बिलासपुर है, बिलासपुर, और सिक्किम का क्या है, गंगटोक है मुख्य पीठ। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ जो 18वां हमारा हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, रमेश सिन्हा है, कौन है, रमेश सिन्हा। 19वां देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय वो है वो क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, राज्य क्षेत्रीय जो होता है वो क्या है, उत्तराखंड है, अधिकारिता क्या है, उत्तराखंड, और मुख्य पीठ क्या है, नैनीपाल। ठीक है, मुख्य पीठ क्या है, नैनीपाल है, मुख्य पीठ नोट कर लें, मुख्य पीठ इसका नैनीताल है, और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, गुहा नरेंद्र हैं, कौन है, गुहा नरेंद्र हैं। 20वां देखिए झारखंड, 20वां इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए। 20वां हाई कोर्ट झारखंड, स्थापना 2000 में झारखंड उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की, और उसका राज्य क्षेत्रीय में झारखंड आता है। मुख्य पीठ क्या है इसकी, तो इसकी मुख्य पीठ जो है वो रांची है। इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, एस रामचंद्र राव हैं, एस रामचंद्र राव हैं, नोट कर लें, एस रामचंद्र राव। 21वां देखते हैं मेघालय, मेघालय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना 2013। ठीक है, राज्य क्षेत्र में क्या आता है, मेघालय आता है, और मुख्य पीठ में शिलोंग है इसका, और प्रसन्ना मुखर्जी इसके वर्तमान में क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं मेघालय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के। मणिपुर उच्च न्यायालय हाईकोर्ट 2013 स्थापना, मणिपुर राज्य क्षेत्रीय में आता है, मुख्य पीठ में इम्फाल आता है, और के सोमशेखर इसके वर्तमान में 9वें मणिपुर उच्च न्यायालय के 9वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन, के सोमेशेखर, नोट कर लें। और 8वें कौन थे, कृष्ण, कौन थे, कृष्ण थे, नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। मुख्य पीठ इम्फाल है मणिपुर की।
त्रिपुरा में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना 2013। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में त्रिपुरा आता है, ठीक है। और मुख्य पीठ अगरतला है। अपरेश सिंह इसके मुख्य न्यायाधीश हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय के। 24वां देखिए तेलंगाना। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। और आंध्र प्रदेश की अमरावती में हुई थी। ये स्थापना है, ये स्थापना का स्थान है, नोट कर लें। अधिनियम कौन सा था? आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014, दोनों में आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014, ठीक है। ये राज्य बन गया तो यहाँ पर अधिनियम 2014 लगता है राज्य बनने के कारण, वरना पहले दोनों का एक होता था। तो राज्य पुनर्गठन कौन सा अधिनियम था? 56 में था। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, वो 56 था। और यहाँ क्या है? 2014 आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन 2014 नोट कर लें। तो इसका राज्य क्षेत्रीय तेलंगाना है, तेलंगाना का। और इसका मुख्य पीठ हैदराबाद है। सुजॉय पॉल इसके क्या है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। और तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश पूछे जाए तो राधा कृष्ण है, नोट कर लें। 6 महीने रहे थे तेलंगाना के राधा कृष्ण, ठीक है। और स्थापना हैदराबाद। 25वां देखिए उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, स्थापना अमरावती में। अधिनियम आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014। और कब हुई स्थापना? 2019 में हुई, ठीक है। और आंध्र प्रदेश इसके राज्य क्षेत्रीय में आता है। और मुख्य पीठ क्या है? विशाखापट्टनम है। धीरज कुमार इसके क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के। और पहले कौन थे? कोका सुब्बा। कोका सुब्बा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सबसे ज़्यादा न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में है, कितने? 160 है नंबर में, ठीक है। वर्तमान में कम ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं आएगा, यही आएगा। टोटल पे क्वेश्चन आता है, नोट कर लें बात। 160 है, स्थायी पूछे तो 76 है, अतिरिक्त 84 हैं, ये नंबर पूछ सकता है, ठीक है। वर्तमान में कितने कार्यरत हैं ये मुश्किल पूछेगा। यूपी का कोई पर्सनल पेपर है, एग्जाम है, वहाँ पूछ सकता है। सबसे कम न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 3 न्यायाधीश हैं। पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सअप जाना है, नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर से। जल परिवहन भारत के प्रमुख जलमार्ग। आज एक और स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 1993 से मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्णय लिया गया, प्रत्येक वर्ष जल दिवस मनाया जाएगा। मीठे जल को बचाने के लिए ये वैश्विक पहल है। और मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है। कैच द रेन एक अभियान भी है जल से जुड़ा हुआ, कैच द रेन अभियान, जिसका 6ठा संस्करण 2025 में लॉन्च किया गया है। इसका विषय जो है वो है जल संचय जल अभियान, ठीक है। जल संचय जो है वो जन अभियान है, नोट कर लें। भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किससे होता है? समुद्र और हवाई मार्गों से होता है। और 98% किससे होता है? समुद्र मार्गों से होता है, नोट कर लें। सागरमाला परियोजना कब शुरू हुई? 31 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। तटीय क्षेत्र, बंदरगाह और नौवहन योग्य जलमार्गों से संबंधित है। मुख्य उसका क्या था? बंदरगाहों को तटीय क्षेत्र से, नौवहन से और रेल मार्गों से जोड़ना था, इसका मुख्य उद्देश्य, नोट कर लें, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। भारतीय जलमार्ग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2016 में पारित किया गया। अधिनियम 2016 के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने जलमार्ग हैं? 111 जलमार्ग हैं। पहले केवल 5 थे, तो 2016 में 106 नए जोड़े गए। 106 + 5 कितना हो गया? 111 कुल हैं फिलहाल वर्तमान में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। किस नदी पे पड़ता है? गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर पड़ता है। राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे पहला जलमार्ग NW1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग NW1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। भविष्य में NW4 सबसे लंबा बन जाएगा, 2890 किलोमीटर, जो 1620 से क्या है? ज़्यादा है, ठीक है, नोट कर लें। NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कब घोषित हुआ था? 1986 में घोषित हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? ऐसे क्वेश्चन आए तब भी इसका मतलब क्या है? NW1 है, जो प्रयागराज से हल्दिया है,
नोट कर लें। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 नेशनल वाटरवे 2 कहाँ से कहाँ तक? सादिया से धोबरी तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। सादिया से धोबरी ये किस राज्य में पड़ता है? तो राज्य असम में है। नदी ब्रह्मपुत्र है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 साल बाद 86 से 2 साल बाद 88 में घोषित किया गया। नोट कर लें। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 NW3 नेशनल वाटरवे 3 कोट्टमपुरम से कोल्लम, ये जगह कहाँ है? केरल में है। उद्योग मंडल छपकारा नहर, पश्चिमी समुद्र तट नहर, ये यहाँ पर पड़ता है इस जलमार्ग के अंतर्गत। इसकी शुरुआत फरवरी 1993 में हुई थी और ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1992 में घोषित हो गया था। NW3 की कुल लंबाई 365 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 MW4 काकीनाडा से मरक्कानम तक जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हुआ 2008 में, जिसकी कुल लंबाई 1095 है और कार्यरत है तो कितनी हो जाएगी भविष्य में? 2890 किलोमीटर। इसकी जो स्थिति है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, काकीनाडा, पुदुचेरी नहर और नौवेन नहर है, उस पर भी 618 किलोमीटर पर नौवेन नहर है। किस राज्य में NW4? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी। और पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चेन्नई बंदरगाह को मछलीपट्टनम तथा काकीनाडा बंदरगाह से जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है? NW4 नेशनल वाटरवे 4 जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 NW5 जिसकी शुरुआत 1988 है, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हुआ था ये, ठीक है। NW5 राष्ट्रीय जलमार्ग तो 2005 में घोषित हुआ, इसकी शुरुआत हो गई थी, जलमार्ग बन गया था 88 में और राष्ट्रीय जलमार्ग 2005। ब्राह्मणी और महानदी डेल्टा नहर पर है स्थित, ठीक है। ब्राह्मणी और महानदी डेल्टा नहर पर है। राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। पारादीप कौन सा? तलचर पैरादीप है, जिसपे NW5 पड़ता है। तलचर से धामरा जाता है। तलचर से धामरा है NW5, नोट कर लें। इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है NW5 की। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 NW6 लखीपुर से भांगा तक जाता है, 71 किलोमीटर। पहले इसकी लंबाई 121 किलोमीटर थी। NW6 बराक नदी पर पड़ता है, राज्य असम में पड़ता है। जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं, नोट कर लें। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है उनके योगदान के लिए। सबसे छोटा जलमार्ग NW69 है, जो तमिलनाडु राज्य में है, जिसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर है। NW69 मणिमुथारू नदी पर पड़ता है, नोट कर लें। दूसरा सबसे छोटा 69 के बाद है NW12 नेशनल वाटरवे 12, जो 5.5 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 7 NW7 पश्चिमी बंगाल में 96 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 8 जो है NW8 वो 28 किलोमीटर केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 9 NW9 38 किलोमीटर केरल राज्य में। NW10 ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 नेशनल वाटरवे 10 महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है, और 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NW11 वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में, 98 किलोमीटर लंबाई है। 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। NW104 तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में पड़ता है। तुंगभद्रा नदी में है, दक्षिण भारत की नदी है और कुल लंबाई इसकी NW104 की नेशनल वाटरवे 104 की 230 किलोमीटर है। NW97 सुंदरवन डेल्टा इसमें पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में है ये, और 654 किलोमीटर NW97 की क्या है? लंबाई है कुल। NW58 कोसी नदी पर बिहार में पड़ता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, 236 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। NW45 हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर पे पड़ता है, ठीक है। NW45 इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें। NW110 हरियाणा, यूपी और राजधानी दिल्ली भी इसमें पड़ता है, यमुना नदी पर है। NW110 इसकी कुल लंबाई 1089 किलोमीटर है, ठीक है। NW111 कुल कितने जलमार्ग हैं? 111। NW111 50 किलोमीटर गोवा राज्य में स्थित है। NW जो 100 है वो महाराष्ट्र और गुजरात में 436 किलोमीटर तापी नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। NW50 जो है वो जंजीराम नदी पर है, मेघालय और असम राज्य में, जिसकी कुल लंबाई 43 किलोमीटर है। NW46 सिंधु नदी पर है, लद्दाख में, और 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, 2 से 3 घंटे में PDF अवेलेबल हो जाएगा। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक
आज एक और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका में स्थित है। सेकंड देखिए क्रेमलिन। क्रेमलिन कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस में स्थित है। थर्ड देखिए एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। फोर्थ देखिए इंपीरियल पैलेस कहाँ स्थित है? टोक्यो जापान में स्थित है। फिफ्थ देखिए क्रास्ट रिडीमियर कहाँ स्थित है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी में स्थित है। सिक्स देखिए ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 1963 में इसकी स्थापना कला के लिए प्रसिद्ध है। सेवन देखिए झुकी हुई मीनार। झुकी हुई मीनार या पीसा की मीनार कहाँ स्थित है? तो पीसा इटली में स्थित है। इसका निर्माण 1173 से 1372 के बीच डोनाबर्टा डी बर्नार्डो ने किया था। नोट कर लें। एट देखिए पार्थनोन। पार्थनोन जो है एथेंस यूनान में है। नोट कर लें। युवते देवी एथाना के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण 447 बीसी से 438 बीसी के बीच हुआ था। नाइन देखिए ग्रेट वॉल उत्तर चीन में चीन की दीवार स्थित है। 10 देखिए पिरामिड। पिरामिड गीजा मिस्र में स्थित है। 2575 बीसी से 2465 बीसी में इसका निर्माण चौथे राजवंश के दौरान हुआ था। स्वर्गयुग के नाम से चीन में चौथे राजवंश को जाना जाता है। उसके 3 शासक थे, खोपू, खपे और मकूरे। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण आगरा में भारत में 1632 से 1653 के बीच शाहजहां ने मुमताज़ की याद में कराया था। नोट कर लें। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लोकार्पण देखना है। 1886 में ग्रोवर क्लीवलैंड ने यूएसए और फ्रांस की दोस्ती का प्रतीक है, तो ग्रोवर क्लीवलैंड देख लें। नेक्स्ट देखिए मॉस्को। मॉस्को क्रेमलिन जो है मॉस्को में है और 1156 में यूरी डोलगोरू की लकड़ी का एक किला है, इन्होंने निर्माण करवाया था। यूरी ने लकड़ी का किला। एफिल टावर का निर्माण 1887 से 89 के बीच ठीक है हुआ था। इसका डिजाइन गुस्ताव एफिल ने बनवाया था। इंपीरियल पैलेस 1868 से सम्राटों का निवास स्थान है। नोट कर लें। क्रास्ट रिडीमियर का निर्माण 1922 से 1931 के बीच है और क्रास्ट रिडीमियर रियो डी जेनेरियो में ईसा मसीह की आर्ट डेको मूर्ति है। नोट कर लें। ओपेरा हाउस जो है सिडनी में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ था 2007 में। नोट कर लें। चीन की जो दीवार है ग्रेट वॉल 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मेघ राजवंश के शासकों ने बनवाई थी। इसकी लंबाई है 21,196 किलोमीटर। बहुत लंबी दीवार है। यूनेस्को सूची में 1987 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल हुई थी और मेघ राजवंश ने जिनका शासक जो पहला शासक था जिन्होंने निर्माण शुरू करवाया किन्सी हुआंग था। नोट कर लें किन्सी हुआंग ठीक है। और ताजमहल मुमताज़ की 13वीं पत्नी की याद में और 14वीं संतान की याद में ठीक है। 14वीं संतान क्या है? गौहरा बेगम को जन्म देने के साथ मुमताज़ की मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में बनवाया था। नोट कर लें। नेक्स्ट देखिए माउंट रशमोर। माउंट रशमोर डेकोटा अमेरिका में स्थित है। ये एक विशाल ग्रेनाइट मूर्ति है। नोट कर लें। स्टोनहेंज क्या है? स्टोनहेंज विल्टशायर एक काउंटी है ब्रिटेन में और प्रागैतिहासिक काल ठीक है यानी पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक काल की इमारत है। खड़े पत्थरों से बनी है। नोट कर लें। पुरापाषाण काल जिसको बोलते हैं और कांस्य का प्रतीक है। गोल्डन गेट ब्रिज। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। झूला पुल भी है और सेंट फ्रांसिस्को से किसके बीच है? मॉरिन काउंटी के बीच में ये बना हुआ है। सीएन टावर टोरंटो कनाडा में प्रसिद्ध दूरसंचार टावर है और घूमने का एक बढ़िया रेस्टोरेंट उसके अंदर है सीएन टावर टोरंटो में। कोलोसियम जो है रोम इटली में है। नौसैनिक युद्ध होता है, पानी भर दिया जाता है कोलोसियम में और नकली युद्ध समुद्री युद्ध दिखाया जाता है। नोट कर लें। अंकोर वाट कंबोडिया भगवान विष्णु का मंदिर था पहले, हिंदू मंदिर, और उसके बाद में उसको परिवर्तित कर दिया गया बौद्ध मंदिर में। नेक्स्ट देखिए बिग बेन टावर लंदन यूके में है। विशाल घड़ी है, हर घंटे गहरी प्रसिद्ध आवाज़ इससे निकलती है जो प्रसिद्ध है। ताइपे 101 ताइपे ताइवान में है। 2004 से 2010 के बीच ये सबसे ऊंची इमारत थी विश्व की। वास्तुकला ऊंचाई वेधशाला और विंड डैम्पर यानी हवा का डैम्पर इसमें है और एक अच्छा रेस्टोरेंट भी इसके अंदर है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क अमेरिका में आर्ट डेको वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है ठीक है। एम्पायर स्टेट नोट कर लें। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल एक चर्च है जो मॉस्को रूस में है। रंगीन प्याज आकार का गुंबद बना हुआ है ठीक है। पेट्रोनोस ट्विन टावर ये कुआलालंपुर मलेशिया में है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है। नेक्स्ट देखिए माउंट रशमोर अभी देखा था
तो ये लोकतंत्र का तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और चार जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं उनके इसके अंदर क्या हैं, चेहरे हैं, यानी उनके सर हैं। वाशिंगटन, जेफरसन, रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन। जॉर्ज वाशिंगटन है, जेफरसन है, रूजवेल्ट है और अब्राहम लिंकन है। इनके सर बने हुए हैं माउंट रशमोर पे 4 राष्ट्रपतियों के। स्टोनहेंज जो है सूर्य और चंद्रमा की गति, पूर्वजों की पूजा जो होता है, और नवपाषाण और कांस्य युग के लिए जाना जाता है स्टोनहेंज। ठीक है, इसका निर्माण ऐसे बताते हैं नवपाषाण और कांस्य युग के बीच में हुआ था। गोल्डन गेट ब्रिज 1937 में, ठीक है, और सस्पेंशन ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। गोल्डन गेट जल डमरू के मध्य है, नोट कर लें। कोलोसियम विशाल आकार का है। ग्लेडिएटर लड़ाई के लिए जाना जाता है और जानवर प्रदर्शन भी इसमें चलता है। अंकोर वाट, ये अन्य विशेषता है, ऊपर वाली भी विशेषता है और ये अन्य विशेषता। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है जिसका निर्माण 1110 से 1150, ठीक है, 1120 से 1150 भी मान सकते हैं, ऐसा बताते हैं। लगभग 30 साल इसको बनने में लगे थे। खमेर राजा सूर्यवंशम द्वितीय ने इसको बनवाया था। 402 एकड़ में 162.6 हेक्टेयर में अंकोर वाट, ठीक है, नोट कर लें। बिग बेन जो है एलिजाबेथ टावर पर स्थित है, लंदन में एलिजाबेथ टावर पर, और संसद भवन में एक, ठीक है, एलिजाबेथ टावर है, संसद भवन की एक बड़ी रचना है। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल जो है इवान द टेरिबल ने कजान पर जीत की याद में इसको बनवाया था। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल जो चर्च है उसको इवान द टेरिबल ने कजान पर जीत की याद में बनवाया था। पेट्रोनोस जो है दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वा गगनचुंबी इमारत है, जुड़वा इमारतों में सबसे ऊंची है। रेड स्क्वायर जो है लाल किला रूस का, मॉस्को रूस में 8 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है, यहाँ पे परेड होती है रूस की। क्रेमलिन जो है रूस में उसके पूर्व में है और मॉस्कवा नदी के उत्तर में स्थित है रेड स्क्वायर। टावर्सकाया स्ट्रीट से आगे चल के मनेजनाया स्क्वायर है, वो भी कहाँ है, मॉस्को रूस में है। तियानअनमेन स्क्वायर ये कहाँ है, बीजिंग में है। यहाँ 30,000 सैनिकों की परेड हुई थी 3 सितंबर 2025 को। जापान पर विजय के उपलक्ष्य में 80 साल के उपलक्ष्य में 30,000 सैनिकों की विशाल परेड हुई है, नोट कर लें, ये भी याद रखना है। तियानअनमेन स्क्वायर कहाँ है, बीजिंग चीन में है। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की जो परेड है इस मैदान पर होती है। भारत नई दिल्ली 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की कर्तव्य पथ पे होती है। 15 अगस्त लाल किला, प्रधानमंत्री जी आपको मालूम होगा। पाकिस्तान की परेड इस्लामाबाद राजधानी में होती है। वहीं इंग्लैंड का देख लीजिए, इंग्लैंड का जो परेड है वो हॉर्स गार्ड्स परेड है। जो राजाओं की परेड होती है वो किस मैदान पे, किस स्थान पे होती है, हॉर्स गार्ड्स परेड। ये एक मैदान है, ठीक है, ये एक क्षेत्र है। और लंदन में ये व्हाइट हॉल के पास में है शाही परेड, जून के महीने में यहीं होती है हॉर्स गार्ड्स परेड, ठीक। मात्रक, आज एक और स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। मात्रक किसको कहते हैं, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मानक मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, यानी फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट 2 होती हैं। और एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक है उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। 7 एसआई मात्रक देखेंगे। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान मास का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति या प्रदीप्ति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है। एसआई पद्धति में संपूरक मूल मात्रक कितने होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट 2 होते हैं। समतल कोण को हम किससे बताते हैं, रेडियन से बताते हैं। घन कोण को हम ठोस कोण को स्टेरेडियम से बताते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स का फादर कौन है, न्यूटन है। इंग्लैंड से 1643 में इनका जन्म हुआ था। और भारत में भौतिक विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, डॉक्टर सीवी रमन को कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट थ्योरी दिया था। गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ये किसने दिया था, न्यूटन ने। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, प्रकाश के प्रकीर्णन को समुद्र में सीवी रमन ने समझाया था। प्रिंसिपिया पुस्तक किसकी है, न्यूटन की है। 1686 में उन्होंने लिखी थी, 87 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्टिक्स पुस्तक किसकी है, आइजैक न्यूटन की है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत भी न्यूटन ने दिया था।
वे राशियां जो स्वतंत्र और दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं होती उनको हम मूल मात्रक कहते हैं, और मूल मात्रकों की सहायता से जो व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न डेराइव मात्रक कहते हैं। कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नोट कर लें, कार्य या ऊर्जा का जूल होता है। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, पास्कल को। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है। ठीक है, मूल मात्रक 7 ही हैं। आपसे पूछे मूल मात्रक नहीं है तो 7 याद रखने हैं, उसकी अकॉर्डिंग आंसर निकल जाएगा। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। आयतन का घन मीटर होता है। चाल का मीटर पर सेकंड। कोणीय वेग जो होता है रेडियन पर सेकंड होता है। फ्रिक्वेंसी आवृत्ति हर्ट्ज होता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। आवेग का न्यूटन पर सेकंड होता है। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर होता है। विद्युत आवेग का कूलाम होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन ये मूल मात्रक नहीं है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारिता का प्रेरक चुंबकीय फलश का एसआई मात्रक वेबर होता है। ज्योति फलश ल्यूमेन होता है। ज्योति प्रदीप्ति घनत्व लक्स होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम से बताते हैं। प्रकाशीय दूरी प्रकाश वर्ष में होती है। ठीक है, नोट कर लें। सीजीएस पद्धति है। सीजीएस पद्धति मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और सेकंड, तीनों पद्धति जो होती हैं सब में इक्वल क्या होता है, सेकंड होता है। तीनों में आता है सेकंड, ये भी बात ध्यान रखें। ठीक है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, और 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है, जबकि एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होता है। ठीक है, एक होता है एफबीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड, ये ब्रिटिश पद्धति है। एक एमकेएस पद्धति होता है, सब में सेकंड आता है। देखो इसमें भी सेकंड है, तीनों में सेकंड आता है। कॉमन क्या है, सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड। निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, वैक्यूम में। वैक्यूम में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी डिस्टेंस को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और बहुत लंबी दूरियों के लिए मापने के लिए किसका यूज होता है, प्रकाश वर्ष का। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। ठीक है, बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या 3.08 × 10⁻16, ऐसे याद रख लो, 816 मीटर होता है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई बोलते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई 149.6 × 10⁻6 मीटर होता है, तो 6 याद रख लें। ठीक है, परमाणु के औसत व्यास को 1 फर्मी मीटर कहते हैं। 1 फर्मी मीटर 10⁻−15 मीटर होता है। समुद्र की गहराई फैदम से मापी जाती है। 1 फैदम 6 फीट या 1.82 मीटर होता है। एक समुद्री मील 1852 मीटर होता है। 1 मील 1.60 किलोमीटर या 1600 मीटर होता है। तेल का माप देख लें, बैरल होता है। 1 बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। और गैलन होता है, 1 गैलन, अमेरिका का गैलन 3.78 और इंग्लैंड का गैलन कितना होता है, 4.57 लीटर के बराबर 1 गैलन होता है। ठीक है, घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, या किलोग्राम मीटर -3। मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, घनत्व बोलते हैं। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट। ठीक है, इसके बाद वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन बोलते हैं। बल किससे मिलकर बनता है, फोर्स, तो एम और एक्सेलरेशन से मिलकर द्रव्यमान और त्वरण का मल्टीपल फोर्स होता है, बल होता है। F = m में न्यूटन का दूसरा नियम। संवेग किससे बनता है, द्रव्यमान और वेग मल्टीपल, मास और वेलोसिटी का मल्टीपल संवेग। आवेग किससे बनता है, बल और समय अंतराल का मल्टीपल आवेग बनता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है, जूल। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वाट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड। ऐसे पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। 1 पाउंड 453.52 ग्राम होता है और 16 औंस के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 2.20 पाउंड के बराबर होता है। 1 मैट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 चंद्रमास 4 सप्ताह यानी 28 दिन
या एक सौर मास 30 या 31 दिन या एक महीने के बराबर होता है। एक वर्ष में 13 चंद्रमास एक दिन होता है और 12 सौर मास होते हैं और 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं और 4096.94 वर्ग मीटर होते हैं। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है या 10,000 मीटर जो स्क्वायर फीट है वो होता है। एक वर्ग किलोमीटर 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। एक मोल को हम एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं जिसका मान 6.023 गुना 10 की पावर 23, तो 23 याद रखना है। ठीक है। श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? श्यानता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। श्यानता विस्कोसिटी। ठीक है। जैसे श्यानता किस में अधिक होती है? द्रवों में अधिक होती है। श्यानता का गुण किस में अधिक होता है? विस्कोसिटी का द्रवों में होता है। ठीक है। और ब्लड में श्यानता प्रोटीन के कारण होता है। प्रमुख स्टैचू आज एक और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट देखिए स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय प्रतिमा कहाँ स्थित है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की ऊंचाई हाइट कितना है? 125 फीट है और किससे संबंधित है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से संबंधित है। ठीक है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, न्याय की बात हो या नॉलेज की बात हो, आपको आंसर क्या लगाना है? स्टैचू में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लगाना है। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसका है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का। और जस्टिस भी किसका है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का। सेकंड देखिए स्टैचू ऑफ वननेस, तो वननेस मतलब एकात्मता की प्रतिमा, इसको ऐसे याद रखना है। श्री श्री 108 श्री कौन से श्री? शंकराचार्य जी। ठीक है। शंकराचार्य जी ऐसे याद रखना है। और वन से वननेस आ गया, 108 में वन है तो वननेस आ गया। ठीक है। श्री श्री 108 श्री क्या श्री? आदि शंकराचार्य जी, ऐसे याद रखना है आपको। कहाँ पे है? खंडवा मध्य प्रदेश में है स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है। खंडवा मध्य प्रदेश में है, सरयू नदी के किनारे माधानता पर्वत के नजदीक है स्टैचू ऑफ वननेस। किसकी है? आदि शंकराचार्य जी की है। नोट कर लें। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, समानता की मूर्ति कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। जिसकी हाइट ऊंचाई क्या है? 216 फीट है और मीटर में कितना है? 65.5 मीटर है। ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। समाज में इक्वेलिटी किसने लाई थी? श्री राम जी ने लाई थी। तो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ऐसे याद रखना है। स्टैचू ऑफ नॉलेज अभी बात की थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है। नॉलेज किसकी है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की है। और जस्टिस भी किसकी है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में है। जिसकी हाइट ऊंचाई कितना है? 70 फीट है और किससे संबंधित है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। स्टैचू ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो ऐसे याद रखना है। प्रॉस्पेरिटी में प्रे आता है और प्रभु में भी क्या आता है? प्रे आता है, ऐसे देखना है। ठीक है। ऐसे देखना है। प्रॉस्पेरिटी प्रभु, ऐसे देखना है। ठीक है। बंगलुरु कर्नाटक में है। और मूर्तिकार कौन है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के? रामवी सुतार है। नोट कर लें। 108 फीट है ये भी। ठीक है। और श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा कौन है? तो ये बंगलुरु के संस्थापक हैं प्रभु केम्पेगौड़ा। नोट कर लें। स्टैचू ऑफ पीस, जैतपुरा पाली राजस्थान में स्थित है स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है। और शांति किसने लाई थी? वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऐसा ही नाम है, ऐसे याद रखना है विजय वल्लभ, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल की कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है उनकी। तो हमें दूसरी याद रखनी है स्टैचू ऑफ पीस। तो शांति उन्होंने ही लाई थी, बहुत सारी रियासतों को मिला के, ऐसे आपको पता होगा। तो शांति से हम ऐसे याद रखेंगे, पीस से तो वल्लभ कौन है? विजय वल्लभ सुरेश्वर जो जैन आचार्य हैं। नोट कर लें। ऊंचाई कितनी है? 27 फीट की है और जैतपुरा पाली राजस्थान में है स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है। नोट कर लें। इसके बाद 7वां नंबर आता है श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है। एक पहले ही खुद ही क्लियर है, रामानुजाचार्य की है स्टैचू ऑफ पीस, शांति प्रतिमा। ये कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। जिसकी हाइट कितना है? 4 फीट है और जिसका उद्घाटन वर्ष 2022 में अमित शाह जी ने किया था। ठीक है। तो रामानुजाचार्य की जो स्टैचू ऑफ पीस है वो किसने किया था उद्घाटन? अमित शाह जी ने किया था। ठीक है। और स्टैचू ऑफ पीस जो जैतपुरा पाली राजस्थान में है वो किससे है? विजय वल्लभ से है, जो जैन आचार्य हैं उनसे संबंधित है। 8वां देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, केवड़िया वडोदरा गुजरात में स्थित है। और शिल्पकार कौन है? रामवी सुतार हैं, जो किससे हैं? प्रॉस्पेरिटी को भी उन्होंने ही डिजाइन किया था। शिल्पकार मूर्तिकार वही हैं, रामवी सुतार। देखो प्रॉस्पेरिटी में भी वही हैं और इसमें भी यही हैं। ठीक है। तो रामवी सुतार है। नोट कर लें। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबसे ऊंची प्रतिमा है। नोट कर लें। ऊंचाई कितनी है? इसको सही कर लें। 182 कितने मीटर है? 182 मीटर है। और फिट में कितना है? 597 फिट है। 182 कर लें इसको। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, उनका संबंध स्टैचू ऑफ यूनिटी का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। ठीक है। जिसका उद्घाटन किसने? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कब? 31 अक्टूबर 2018 को। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने किया था।
सरदार पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर ये क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था, नोट कर लें। नेक्स्ट देखिए स्टैचू ऑफ बिलीव। स्टैचू ऑफ बिलीव जो है वो नाथद्वारा राजस्थान में, जिसका नया नाम विश्वास स्वरूपम है। स्टैचू ऑफ बिलीव का दूसरा नाम, बिलीव मतलब विश्वास, स्वरूपम, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 112 मीटर है और फिट में कितना है 369 फिट है, ठीक है। भगवान शिव से है, तो बिलीव किस में रखेंगे, भगवान शिव में रखेंगे, ऐसे याद रखना है, ठीक है। बिलीव किस में, भगवान शिव में रखेंगे। कौन से भगवान में आप बिलीव रखोगे, भगवान शिव में, ऐसे याद रखनी है। स्टैचू ऑफ यूनियन, यूनियन की किसको जरूरत नहीं पड़ती, किसके पास इतना पावर है, तो हनुमान जी भगवान के पास इतना पावर है, यूनियन की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुगरलैंड टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका में स्थित है। कौन से शहर में, सुगरलैंड में स्थित है, अमेरिका के अंदर। ऊंचाई हाइट कितना है, 90 फीट है, कांस्य की प्रतिमा है और हनुमान भगवान से संबंधित है। भारत से बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा क्या है, स्टैचू ऑफ यूनियन है। नेक्स्ट देखिए जो 90 फीट है, स्टैचू ऑफ वेलोर किस राज्य में, असम में है, ठीक है। कहाँ है, असम में। असम के जोरहाट में। अन्य नाम क्या है इसका, बहादुरी की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ वेलोर का, जिसकी हाइट कितनी है 125 फीट है ऊंचाई। उद्घाटन मोदी जी ने किया था 4 मार्च के आसपास 2024 में, ठीक है। संबंधित किससे है, लाचित बोरफुकन से है, जो अहोम जनरल थे, नोट कर लें, ठीक है। और नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप जाना है, 2 से 3 घंटे में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। 10 की घात 10 पावर। आज एक और स्टैटिक जीके का आसान टॉपिक कवर करेंगे। योटा 10 की पावर कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, वाई होता है। इसके बाद जेट्टा 10 की पावर 21 होता है, जिसका सिंबल जेड होता है। एक्सा 10 की पावर 18 होता है, जिसका सिंबल ई होता है। पेटा 10 की पावर 15 होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, पी होता है। मेगा 10 की पावर 6 होता है, जिसका सिंबल एम होता है, ठीक है। मेगा 10 की पावर 6 होता है, जिसका सिंबल एम होता है। किलो 10 की पावर कितना होता है, 3 होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, के होता है। हेक्टो 10 की पावर 2 होता है, जिसका सिंबल एच होता है। डेका 10 की पावर 1 होता है, जिसका सिंबल डी ए होता है, ठीक है। डेसी 10 की पावर -1 होता है, जिसका सिंबल स्मॉल डी होता है, ठीक है। इसके बाद सेंटी 10 की पावर -2 होता है, जिसका सिंबल स्मॉल सी होता है। मिली 10 की पावर -3 होता है, जिसका सिंबल स्मॉल एम होता है। माइक्रो 10 की पावर -6 होता है, जिसका सिंबल स्मॉल यू होता है। नैनो 10 की पावर -9 होता है, जिसका सिंबल स्मॉल एन होता है, ठीक है। नैनो का स्मॉल एन होता है, ठीक है। इसके बाद पीको 10 की पावर -12 होता है, जिसका सिंबल पी होता है, ठीक है। इसके बाद फेमटो 10 की पावर -15 होता है, जिसका सिंबल स्मॉल एफ होता है। आटो 10 की पावर -18 होता है, इम्पोर्टेंट है, और स्मॉल ए होता है। जेप्टो 10 की पावर -21 होता है, जिसका सिंबल स्मॉल जेड होता है। योक्टो 10 की पावर -24 होता है, जिसका सिंबल स्मॉल वाई होता है, ठीक है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इसमें और 3 टाइप के क्वेश्चन है, देखिए। एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर -18 का उपसर्ग है, तो अभी पढ़ा था हमने, क्या था, 10 की पावर -18 आटो था। एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर -15 का उपसर्ग है, तो 10 की पावर -15 पढ़ा था हमने। फेमटो पढ़ा था, देखो ऊपर अभी पढ़ा था, फेमटो और आटो, ये रहा, ठीक है। देखो फेमटो और आटो पढ़ा था, 10 की पावर -15 फेमटो था और आटो क्या था, 10 की पावर -18। ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी पर भी, ठीक है। और टाइप 2 10 माइक्रोमीटर मीटर में होगा, ये बताओ, ठीक है। 10 माइक्रोमीटर मीटर में बताना है, तो 10 माइक्रोमीटर 10 की पावर 1 गुना 10 की पावर -6, तो -6 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये 10 माइक्रोमीटर है। 1 माइक्रो कितना होता है, 10 की पावर -6, तो 10 गुना 10 की पावर -6 मीटर, तो मल्टीपल है, तो क्या हो गया, माइनस में है, तो 10 की पावर -5 आ गया, ये आंसर होगा। ऐसे ही 100 mm को किस में, मीटर में बताना है, तो 100 mm लिख दिया हमने, तो 1 मीटर कितना होता है, 10 की पावर -3 होता है। अभी हमने पावर्स पढ़ी थी, तो 100 के लिए 10 की पावर 2 हो गया और 10 की पावर -3, तो -3 है, तो क्या निकल के आ गया, घट जाता है, तो -1, 10 की पावर -1 मीटर आंसर हो जाएगा। दूसरा टाइप ये है। तीसरा टाइप, ठीक है। टाइप 3 देखिए, 1 mm माइक्रोमीटर में होगा, तो 1 गुना 10 की पावर -3, ठीक है। 1 mm माइक्रोमीटर में बताना है। 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 गुना 10 की पावर -6, और 1 मीटर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर बटे 10 की पावर -6,
तो ये आ गया 1 माइक्रोमीटर -10⁻⁻6 और 10⁻³ तो कट के क्या निकल गया -6 -3 तो प्लस में आ गया 10⁻³ माइक्रोमीटर। ठीक है। विज्ञान की शाखाएं, द ब्रांचेज ऑफ साइंस। आज एक और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट देखिए, पहला हृदय। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। पेसमेकर का संबंध किसकी गति से है? हृदय की गति से है। ट्रेडमिल टेस्ट के संघ का होता है? हृदय का होता है। एंजियोप्लास्टी के संघ की होती है? हृदय की होती है। सेकंड देखिए, रक्त रुधिर ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड। और ब्लड वस्कुलर सिस्टम, आर्टरी और वीन्स, धमनी और सिरा का एंजियोलॉजी कहलाता है। नोट कर लें। यकृत, लिवर या जिगर एक ही बात होती है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लिवर, हेप्टोलॉजी कहलाता है। फोर्थ देखिए, आंखों का अध्ययन, स्टडी ऑफ आइज, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा जीरोपथेलमिया रोग आंखों की बीमारी है और विटामिन ए की कमी से होती है। त्वचा, स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ स्किन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। नोट कर लें। हड्डी, अस्थि या स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है दांतों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन, इंसेक्ट्स का, कीट मतलब इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ये ओडोंटोलॉजी है, दांत और मसूडो दोनों का है, टीथ एंड गम्स दोनों का है। नोट कर ले ये बात। 9 देखिए, नवजात शिशु। ठीक है, 1 से 6 महीने के बच्चे का नियोनेटोलॉजी कहलाता है। नेटो मतलब नेटल, नवजात शिशु। और नवजात शिशु का जो इलाज है वो पीडियाट्रिक्स किस ब्रांच में करते हैं? पीडियाट्रिक्स में करते हैं। नोट कर लें, पीडियाट्रिक्स नोट कर लें। नेक्स्ट देखिए 10वां, वृद्धावस्था का अध्ययन, स्टडी ऑफ एजिंग। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्कनालॉजी। मकड़ी मिट जाती है तो अर्क छोड़ जाती है, अर्कनालॉजी। और मकड़ों का एरेनियोलॉजी कहलाता है। जहर का, टॉक्सिक का टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर होता है। वनों का विकास, वनों का संवर्धन, काष्ठीय पौधों का विकास सिल्वीकल्चर होता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी होता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी और सपनों का ओनेरियोलॉजी होता है। और मोलस्का का कॉन्कोलॉजी होता है, कॉन्कोलॉजी नोट कर लें। परागकणों का पेलिकोलॉजी कहलाता है। सब्जियों की खेती, सब्जियों की वाणिज्यिक खेती ओलेरीकल्चर कहलाता है। एक होता है आर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की खर्च जो शाखा होती है वृक्ष उत्पादन संबंधी वो आर्बोरिकल्चर होती है। और ये ओलेरीकल्चर है। नोट कर लें ये बात भी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों पर जीवन एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। इसको भी ऐड कर लें जो अभी बोला है। ठीक है, कंप्लीट लिखें इसको। इसके बाद 11वां देखें, घावों का अध्ययन, स्टडी ऑफ वाउंड, ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ट्रॉमा सेंटर होता है हॉस्पिटल के गेट पे, ट्रोमेटोलॉजी ऐसे याद रखना है। किडनी, वृक्क या गुर्दों का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी हो, वृक्क हो या गुर्दों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। वातावरण, पर्यावरण के साथ जीवों का संबंध तंत्र इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। वंशागति और विविधता या आनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स या आनुवांशिक विज्ञान कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। मछली का अध्ययन इख्थियोलॉजी कहलाता है, इख्थियोलॉजी। मछली का उत्पादन और प्रबंधन पिस्सीकल्चर या मत्स्य पालन कहलाता है। और मछली का अध्ययन इख्थियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फूलों का, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, एंथर होता है ना तो एंथोलॉजी कहलाता है। और मनुष्य का उसके जैसा एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद देखिए सपनों का अध्ययन आ गया, आगे देखते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष और उस पर अन्य ग्रह पे जीवन क्या था? एक्सोबायोलॉजी था। निषेचन भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन। सपने ऑन हो गए, ओनेरियोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कॉस्मोस होता है। चंद्रमा चांद का अध्ययन, उसकी आंतरिक सतह का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। बीज का, सीड का स्पर्मोलॉजी और स्पर्म का, शुक्राणु का भी स्पर्मोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। नोट कर लें। वनस्पति संवर्धन, बागवानी या उद्यान क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है।
मिट्टी मृदा का अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। प्रकाश के व्यवहार व गुणों का अध्ययन बताओ, ऑप्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। ठीक है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, ये भी नोट कर लें। इसके बाद अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान की संख्या एस्ट्रोनॉटिक्स होती है, ये भी नोट कर लें। पुरातत्व संबंधी विज्ञान क्या होती है? पुरातत्व संबंधी विज्ञान आर्कियोलॉजी होता है, आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे करते हैं। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? जीवित शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा होती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री। अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमेरोलॉजी कहलाता है अंकों का अध्ययन। ठीक है। और पैथोलॉजी क्या होता है? रोगों की प्रकृति का कारण, उपचार आदि का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और मिनरोलॉजी क्या कहलाता है? खनिजों का अध्ययन मिनरोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। समुद्री जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मैरीकल्चर कहलाता है। आणविक स्तर पर जीवों की संरचना और कार्यों का अध्ययन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। चट्टान और पत्थरों से संबंधी विषयों का अध्ययन लिथोलॉजी कहलाता है और चट्टान का पेट्रोलॉजी कहलाता है। इसके बाद मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। विल्हेम जिसके जनक हैं और विलियम भी जिसके जनक हैं। इसके बाद हर्पेटोलॉजी सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इससे आगे देखते हैं घासों का अध्ययन। घास को स्टॉल में लेके आते हैं तो एग्रोसिटोलॉजी दिख रहा है, स्टॉल दिख रहा है। जीवाश्मों का और डायनासोर का अध्ययन दोनों का पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और ब्रायोफाइटा और मॉस का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइटा और मॉसिस का अध्ययन ब्रायोलॉजी। जीवाश्मों का, फॉसिल्स का और डायनासोर का पैलिएंटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। केंद्रक कोशिका विज्ञान कैरियोलॉजी कहलाता है। और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का दो संतति कोशिकाओं में टूटना साइटोकाइनेसिस कहलाता है, ये भी नोट कर लें। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। एक होता है पादप यानी पेड़ पौधों की कोशिका उत्तकों में विभाजन और उसका डेवलपमेंट टिश्यू कल्चर कहलाता है, टिश्यू कल्चर नोट कर लें। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाता है और कवकों का माइकोलॉजी कहलाता है। कम याद रखना कैसे कवक और मैसे माइकोलॉजी। सांप ऑफ कर देते हैं तो ऑफियोलॉजी कहलाता है। छिपकली सो रही है तो सोरोलॉजी कहलाता है। और रक्त जैसे पदार्थ सीरम का सीरोलॉजी कहलाता है, ये भी नोट कर लें। ठीक है, ये भी नोट कर लें। आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया वनस्पति संवर्धन, हॉर्टिकल्चर, मिट्टी चट्टान हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी होता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है। ठीक है। पर्यावरण वातावरण का क्या होता है? इकोलॉजी। और जीव जंतु प्राणियों का व्यवहार एनिमल बिहेवियर, एनिमल हैबिटेट, ईथोलॉजी होता है। ठीक है, क्या होता है? ईथोलॉजी होता है। ठीक है। एक और बात बताना चाहता हूँ, यूजेनिक्स और यूथेनिक्स। तो यूजेनिक्स जिसमें जे है, जेनेटिक्स की बात है, वहाँ क्या देखेंगे? वंशानुक्रम या आनुवंशिकता शब्द आएगा, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता यूजेनिक्स में। और यूथेनिक्स में क्या आएगा? वातावरण पर्यावरण आएगा यूथेनिक्स में, उससे आंसर निकाल लेना। ठीक है। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। उसके बाद वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। पादप वितरण फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। मैकेनिज्म ऑफ लिविंग फिजियोलॉजी कहलाता है। वार्षिक वल्यों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। भारत के एक्सप्रेसवे आज एक और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। रिजुपेव क्या है? सड़क निर्माण तकनीक। भारत की सर्वोच्च श्रेणी की सड़कें कौन सी हैं? एक्सप्रेसवे। 6 लाइन या 8 लाइन होते हैं, अधिकतम भी हो सकते हैं। एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता क्या होती है? एक्सेज रैंप होता है, ग्रेड सेपरेशन होता है, लैंड डिवाइडर होता है और एलिवेटेड सेक्शन होता है। ये विशेषताएं, गुणवत्ताएं। राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का निर्माण कौन करता है? NHAI करता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, या इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। NHAI की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1995 में हुई थी। और अधिनियम पूछे तो 1988 अधिनियम से हुई थी। NHAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली में हेडक्वार्टर NHAI का, नोट कर लें। NHAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव है। और पहला किसको माना जाता है? संजीव रंजन को माना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जिसको बोलते हैं NSDP की शुरुआत कब हुई? 1998 में हुई। किसके समय में? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। राज्य एक्सप्रेसवे का निर्माण कौन कराता है? राज्य प्राधिकरण या राष्ट्रीय प्राधिकरण। और वित्त पोषित कहाँ से होता है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा। देखिए पहला NE1 नेशनल एक्सप्रेसवे 1 कहाँ से कहाँ तक है? अहमदाबाद से वडोदरा तक है, नोट कर लें। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे भी कहते हैं NE1 को, ठीक है, नोट कर लें। और गुजरात में है। नेक्स्ट देखिए लंबाई दिखा रखी है 93.1 किलोमीटर, नोट कर लें NE1 की लंबाई। सेकेंड NE2 नेशनल एक्सप्रेसवे 2 या ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं या KGP भी कहते हैं। KGP की फुल फॉर्म क्या है? K से बनेगा क्या? कुंडली सोनीपत में, G से बनेगा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश यूपी में, और P से बनेगा पलवल हरियाणा में, नोट कर लें। तो ये हरियाणा के कुंडली सोनीपत को पलवल और गाजियाबाद से जोड़ता है, इसलिए KGP बोला जाता है, कुंडली गाजियाबाद पलवल। जिसकी लंबाई क्या है? NE2 की या ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे या KGP की? तो राइट आंसर होगा 135 किलोमीटर, नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं NE3 नेशनल एक्सप्रेसवे 3 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। और दिल्ली में कहाँ से शुरू होता है? निजामुद्दीन ब्रिज से शुरू होता है, ठीक है, नोट कर लें, निजामुद्दीन ब्रिज, ठीक है, क्लियर। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे NE3 है, यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सबसे चौड़ा है। और कितने लाइन है? तो 14 लाइन है, कहीं कहीं 6 लाइन भी है, लेकिन 14 लाइन मैक्सिमम भी है, नोट कर लें। NE4 देखिए, NE4 सबसे व्यस्त व्यापार मार्ग को तेज करता है, ठीक है, जो भारत का सबसे व्यस्त व्यापार मार्ग है उसको तेज करता है NE4 नेशनल एक्सप्रेसवे 4 या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, क्योंकि दिल्ली से मुंबई की दूरी बहुत ज़्यादा है। इसकी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 1350 किलोमीटर है, ठीक है, नोट कर लें, नोट कर लें। सबसे लंबा कौन सा है? NE4 नेशनल एक्सप्रेसवे 4 या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे DME सबसे लंबा, नोट कर लें, ठीक है। राज्य कौन कौन से आते हैं? राज्य देखो, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। कोटा हो गया, सूरत हो गया, ये सब शहर भी पड़ते हैं, ठीक है। राजस्थान का कोटा भी पड़ता है, गुजरात का सूरत भी इसी पर पड़ता है, NE4 पर, नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पे पड़ता है। और शुरू कहाँ से होता है? सोहना हरियाणा से, दिल्ली से सोहना हरियाणा जाता हुआ, ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे KMP की कुल लंबाई क्या है? 135.6 किलोमीटर है। कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है, कुंडली कहाँ है? सोनीपत, मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम, पलवल हरियाणा में, तो तीनों कहाँ है? हरियाणा। तो वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे KMP कहाँ पे है? नोट कर लें, हरियाणा पे। कहाँ पे? हरियाणा में KMP, नोट कर लें। नेक्स्ट देखिए मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसको हम समृद्धि महामार्ग भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जानते हैं। कौन थे बाला साहब ठाकरे जी? तो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से उनको जाना जाता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर है, काफ़ी लंबा है, महाराष्ट्र का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र से नागपुर जो है उसकी दूरी क्या हो जाती है? मुंबई से नागपुर की दूरी 8 घंटे में तय हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये भी मुंबई हो गया, नासिक हो गया, औरंगाबाद हो गया, नागपुर, ये शहर सब पड़ते हैं किस पर? मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर, नोट कर लें। अमरावती हैदराबाद ग्रीनफील्ड 220 किलोमीटर, हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे 624 किलोमीटर, विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे, जिसको हम ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, जिसकी कुल लंबाई कितना है? 165.5 किलोमीटर है। ग्रेटर नोएडा, जिसको हम गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, ग्रेटर नोएडा के परी चौक से कुबेर नगर आगरा तक जाता है, बीच में क्या पड़ता है? मथुरा पड़ता है। भारत का पहला निजी निर्मित एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे या त्याज एक्सप्रेसवे किसने बनाया? JP इंफ्राटेक द्वारा निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई लोनावाला पुणे महाराष्ट्र, लंबाई कितना है? 94.5 किलोमीटर है। तो मुंबई से पुणे है, बीच में लोनावाला पड़ता है। भारत का पहला 6 लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग 275 के नाम से भी जाना जाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, और ये है क्या है, एक्सप्रेस वे है, ठीक है। और किसने बनाया, NHAI ने बनाया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। मॉडल क्या है, हैम है, हैम मतलब हाइब्रिड एनुअल मॉडल है, हैम मॉडल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मुंबई नासिक एक्सप्रेस वे कहाँ है, महाराष्ट्र में, जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर है मुंबई नासिक की। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे महाराष्ट्र में, लंबाई कितना है, 94.5 किलोमीटर। जयपुर किशनगंज एक्सप्रेस वे राजस्थान में, लंबाई कितना है, 90 किलोमीटर। इलाहाबाद बाईपास एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में, लंबाई कितना है, 84.7 किलोमीटर। दुर्गापुर एक्सप्रेस वे जिसको हम नेशनल हाईवे 19 के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी बंगाल में, लंबाई दनकुनु से पानगढ़ तक जाता है, 134 किलोमीटर है। चेन्नई बाईपास एक्सप्रेस वे तमिलनाडु राज्य में, लंबाई 32 किलोमीटर है। रायपुर भिलाई दुर्ग एक्सप्रेस वे छत्तीसगढ़ राज्य में, नोट कर लें। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे जिसकी लंबाई 27.7 किलोमीटर है, ठीक है, हरियाणा और दिल्ली में। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 24.53 किलोमीटर लंबाई है। दिल्ली नोएडा फ्लाई वे भी है जो दिल्ली और यूपी नोएडा तक जाता है, 9.2 किलोमीटर या 9200 मीटर। हैदराबाद एलिवेटेड, ठीक है, जिसको हम PV नरसिंहा राव एलिवेटेड के नाम से भी जानते हैं, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, लंबाई कितना है, 11.67 किलोमीटर है। कोना एक्सप्रेस वे पश्चिमी बंगाल में, लंबाई 8 किलोमीटर है। होसुर रोड एलिवेटेड कर्नाटक में, लंबाई कितना है, 9.90 किलोमीटर है। हैदराबाद आउटर रिंग रोड, लंबाई कितना है, 158 किलोमीटर है। इसके अलावा चार धाम परियोजना भी एक्सप्रेस वे से ही जुड़ी हुई है, चार धाम परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, चार तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच कनेक्टिविटी सुधार करना है, ठीक है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नोट कर लें। इसे उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा यानी PWD, सीमा सड़क संगठन BRO और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड NHIDCL द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। किसको, चार धाम परियोजना को, नोट कर लें। एक होता है इससे जुड़ा हुआ बात, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिसको हम NCMC कहते हैं, NCMC कहते हैं। यह कार्ड देश भर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स सहित कई प्रकार के परिवहन शुल्क का भुगतान, ठीक है, करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्वीकर क्या होता है, स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, और स्वागत क्या होता है, स्वचालित गेट, एक गेट और एक कार्ड रीडर प्रणाली। जो कौन बनाएगा, जिसका ठेका किसको मिला है, भेल को मिला है, नोट कर लें, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को मिला है, ठीक है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप जाना है, 2 से 3 घंटे में आपको PDF अवेलेबल हो। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख आज एक और इम्पोर्टेंट स्टैटिक GK का टॉपिक कवर करेंगे, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसके वर्तमान प्रमुख कौन है, पराग जैन है। पराग जैन पहले क्या थे, ARC के प्रमुख थे, ARC मतलब एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख थे। रवि सिन्हा जी का कार्यकाल समाप्त हो गया 30 जून, तो 1 जुलाई 2025 से रॉ के प्रमुख कौन है, पराग जैन है, नोट कर लें। CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। वर्तमान निदेशक कौन है, प्रवीण सूद हैं। पहले वो कर्नाटक के DGP थे और 33वें नंबर के CBI के अध्यक्ष हैं। 7 मई 2025 को उनका कार्यकाल 1 और साल बढ़ा दिया। वो 7 मई 2023 से 7 मई 2025 तक के लिए 2 साल के लिए थे, अब उनका 1 और साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। CBI प्रमुख सुबोध जायसवाल प्रवीण सूद से पहले थे, नोट कर लें ये बात। नेक्स्ट चलते हैं IB की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसके वर्तमान निदेशक कौन है, तपन कुमार डेका हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर से आते हैं IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान निदेशक। 30 जून 2025 को उनका भी कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। उनका भी 2 साल का था, पूरा हो रहा था, तो 1 साल और अतिरिक्त उनका बढ़ा दिया गया है। NIA राष्ट्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक कौन है, सदानंद वसंत दाते हैं, ठीक है। ED प्रवर्तन निदेशालय जिसको बोलते हैं, उसके वर्तमान निदेशक राहुल नवीन जी हैं। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं। CIC मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है, भारत के हीरालाल सामरिया हैं, 12वें नंबर के हैं मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें नंबर के, नोट कर लें। CIA अमेरिका की एक
गुप्तचर संस्था है। वर्तमान में उसके निदेशक कौन है? जॉन रैटक्लिफ हैं, जो 23 जनवरी 2025 से हैं। मोसाद इजराइल की एक गुप्तचर संस्था है, उसके वर्तमान निदेशक कौन है? डेविड बार्निया है 2021 से अब तक। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान, उसके वर्तमान निदेशक कौन है? मोहम्मद आसिम मलिक हैं 30 सितंबर 2024 से। रॉ का आदर्श वाक्य क्या है? धर्मो रक्षिति रक्षिता। रॉ का आदर्श वाक्य है, यानी धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। CBI का आदर्श वाक्य है उद्योग निष्पक्षता अखंडता। उद्योग का मतलब यहाँ है सत्य या न्याय की खोज, और निष्पक्षता का अर्थ होता है सभी के साथ समान व्यवहार। अखंडता का मतलब होता है ईमानदार और नैतिकता से कार्य। IB का आदर्श वाक्य सदैव सतर्क, यानी हमेशा सतर्क रहना है। IB का आदर्श वाक्य है। रॉ के पहले प्रमुख कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? रामेश्वर नाथ काउ 1968 में रॉ के पहले प्रमुख थे। नोट कर लें। भारत बांग्लादेश, जो बांग्लादेश का विभाजन हुआ था उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। CBI के पहले अध्यक्ष या निदेशक कौन थे? DP कोहली 1963 में, और दूसरे FB अरुल थे। नोट कर लें। IB के पहले अध्यक्ष डोनाल्ड मैकक्रैक हैं। IB के 1885 में पंजाब कैडर से आते थे। ठीक है, PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप जाना है, 2 से 3 घंटे में PDF मिल जाएंगी। ठीक है, आज आपके लिए क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त बताने हैं भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बताने हैं आपको। ये आज का क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर करना है सभी को और लिखना है इसको, नोट कर। संविधान के स्रोत, आज एक और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 क्या लिया गया है संविधान में? इससे संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका लिया गया है, लोक सेवा आयोग लिया गया है, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण लिया गया है। नोट, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सेकंड, दूसरा देखिए, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय संस्थानात्मक शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के विधि का शासन, विधायी विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद या द्विसदनीय व्यवस्था, सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, नोट कर लें। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन से लिया गया है। थर्ड देखिए, USA अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार मौलिक अधिकार USA अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से? USA अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम या सुप्रीम जो कोर्ट होता है उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाने का अध्यादेश और प्रस्तावना का विचार और अध्यादेश, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका USA से लिए गए हैं। संविधान का दार्शनिक भाग प्रेरित है किससे? अमेरिका और आयरलैंड से। मूल अधिकार दिखाता है यहाँ पर अमेरिका, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिखाते हैं आयरलैंड किसको? दार्शनिक भाग को। फोर्थ देखिए, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से, और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो है आयरलैंड से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। ध्यान रखें, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति मनोनयन करना, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पांचवा, फिफ्थ देखिए, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित हैं। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम या उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, और शक्ति विभाजन संघ राज्य के मध्य, ये कनाडा से लिया गया है। सिक्स देखिए, छठा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और संघ राज्य संबंध कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का शतगन, यानी राष्ट्रपति की मूल अधिकार निलंबन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से ली गई हैं, जो वाइमर संविधान है। आठवां देखिए, सोवियत संघ, जिसको हम USSR भी कहते हैं, रूस भी कहते हैं, रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में 11 हैं, मूल संविधान में 10 हैं। पंचवर्षीय योजना जो चली थी भारत के अंदर, वो भी सोवियत संघ रूस से ली गई हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय का आदर्श भी रूस से लिया गया है। 9 देखिए, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिद्धांत जापान के संविधान से ली गई है।
10वां 10 देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, अनुच्छेद 368 से संविधान संशोधन 2 प्रकार के होते हैं और संविधान में 3 प्रकार के होते हैं। 11वां देखिए, 11th लास्ट, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। नोट कर लें, भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। नोट कर लें, संविधान के आधे से अधिक प्रावधान समान या मिलते जुलते हैं, तो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप जाना है, 2